हमारा प्लेनेट अर्थ एक कमाल की जगह है। ये एक कहानी है जो 4.5 अरब साल पुरानी है। इमेजिन करो एक बहुत बड़ा गैस और डस्ट का क्लाउड जो एक एक्सप्लोडेड स्टार का बचा हुआ हिस्सा है। यह है सोलर नेबुला, जहां से हमारे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ। आईएसएस घूमते हुए काओस में ग्रेविटी ने पार्टिकल्स को एक साथ खींचा। वो कोलाइड हुए, चिपके और बांटे गए। लाखों सालों में एक नया प्लेनेट बना, हमारी अर्थ। ये शुरुआती अर्थ एक बहुत ही हार्श और अनफॉरगिविंग जगह थी। एस्टेरॉइड्स और कमेट्स से बम्बार्ड हो रही थी। इसकी सरफेस एक मोल्टन सी ऑफ मैग्मा थी। वोल्केनोज इरप्ट हो रहे थे, गैसेस और लवा को एटमॉस्फेयर में फैल रहे थे। यह जगह लाइफ के लिए नहीं थी जैसा हम जानते हैं। लेकिन आईएसएस फायरी काओस में हमारे प्लैनेट के फ्यूचर की सीड्स बोए जा रहे थे। एस्टेरॉइड्स और कमेट्स का ये कांस्टेंट बम्बार्डमेंट सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं लाया, वो अपने साथ पानी भी लाए जो उनके रॉकी स्ट्रक्चर्स में लॉक था। जैसे ही अर्थ ठंडा होने लगा, ये वाटर वेपर कंडेंस होने लगा और पहले ओशंस बनने लगे। पानी के ये वास्ट बॉडीज हमारे प्लैनेट पर लाइफ का क्रेडल बेन। द हेडियन इयॉन, जिसका नाम ग्रीक अंडरवर्ल्ड हेडिस के नाम पर रखा गया है, एक ऐसा टाइम था जब बहुत ज्यादा गर्मी और वोल्केनिक एक्टिविटी थी। अर्थ की सरफेस अभी भी अपने शुरुआती स्टेजेस में थी और वोल्केनिक इरप्शंस और एस्टेरॉइड इंपैक्ट्स की वजह से कॉन्स्टेंटली रीशेप्ड हो रही थी। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी थी, जो सुन की गर्मी को ट्रैप कर रहे थे और प्लैनेट को बहुत ज्यादा गर्म बना रहे थे। इन हार्श कंडीशंस के बावजूद द हेडियन इयॉन अर्थ के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था। आईसी टाइम के दौरान प्लैनेट का कोर और क्रस्ट सॉलिडिफाई होना शुरू हुआ, जिससे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का फॉर्मेशन हुआ। वोल्केनोज से निकालते हुए गैसेस और वाटर वेपर ने इवेंचुअली एटमॉस्फेयर को फॉर्म किया। हालांकि हेडियन के एक्सट्रीम कंडीशंस में कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन लाइफ के इमर्जेंस के लिए स्टेज सेट हो गया था। लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कि अमीनो एसिड्स शायद कॉमेट्स और मीटेराइट्स के द्वारा अर्थ पर आए होंगे या फिर अर्ली ओशंस के प्रिमोर्डियल सूप में स्पॉन्टेनियसली फॉर्म हुए होंगे। द हेडियन इयॉन, जो एक बहुत बड़ा टर्मोइल का टाइम था, ने लाइफ के इमर्ज होने की फाउंडेशन रखी। यह एक क्रूसिबल था जहां हमारे प्लैनेट के बेसिक इंग्रेडिएंट्स फोर्ज हुए और अर्थ और उसके इनहेबिटेंट्स के रिमार्केबल जर्नी के लिए स्टेज सेट हुआ। जैसे ही अर्थ ठंडा हुआ और स्टेबल हुआ, एक नया चैप्टर शुरू हुआ, द आर्चन इयॉन। यह पीरियड जो 4 to 2.5 बिलियन ईयर्स अगो तक था, मेन पहली लाइफ फॉर्म्स का इमर्जेंस देखने को मिला। शुरुआती ओशंस जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बाहर हुए थे, इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन गए। पहली लाइफ फॉर्म सिंपल सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स थी। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं था, अर्ली अर्थ के ऑक्सीजन पोर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में काबिल थे। वो ओशंस में थ्राइव करते थे और सुन से एनर्जी फोटोसिंथेसिस या केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ऑब्टेन करते थे। आर्चन इयॉन की एक मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट फोटोसिंथेसिस का डेवलपमेंट था। शुरुआती साइनोबैक्टीरिया, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहा जाता है, ने सनलाइट का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को एनर्जी में कन्वर्ट करने की एबिलिटी इवॉल्व की, जिसे ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता था। आईएसएस प्रोसेस का अर्थ की एटमॉस्फेयर पर एक प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ा। जैसे ही इन अर्ली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू किया, उन्होंने धीरे धीरे इसकी कंपोजिशन को बदलना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन, जो इनिशियली ज्यादातर लाइफ फॉर्म्स के लिए टॉक्सिक था, ग्रेजुअली एक्यूमुलेट होने लगा, जिससे मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स का एवोल्यूशन हुआ जो ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में थ्राइव कर सकते थे। द प्रोटेरोजोइक इयॉन, जो 2.5 बिलियन से लेकर 541 मिलियन ईयर्स अगो तक था, अर्थ के लिए सिग्निफिकेंट चेंज का टाइम था। द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, आईएसएस इयॉन का एक डिफाइनिंग मोमेंट, ने प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को ट्रांसफॉर्म कर दिया और मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ के एवोल्यूशन के लिए रास्ता तैयार किया। जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज करना जारी रखा, एटमॉस्फेयर में इस गैस का लेवल स्टेडली बढ़ता गया। इसकी वजह से अर्थ की एनवायरनमेंट में एक ड्रामेटिक शिफ्ट आया। बहुत से अनेरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस को टॉलरेट नहीं कर सकते थे, एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन आईएसएस एक्सटिंक्शन इवेंट ने लाइफ के लिए नए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट किए। ऑक्सीजन के राइज से एरोबिक रेस्पिरेशन का एवोल्यूशन हुआ, जो ऑर्गेनिजम्स के लिए एनर्जी ऑब्टेन करने का एक बहुत ज्यादा एफिशिएंट तरीका था। इसके वजह से लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स सेल्स का डेवलपमेंट हुआ, जिनको यूकैरियोट्स कहा जाता है। यह सेल्स
जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स होते हैं, सारे मल्टी सेल्यूलर लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक्स बने। द प्रोटेरोजोइक इयॉन में सुपर कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन भी देखने को मिला, जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से बने थे। ये सुपर कॉन्टिनेंट्स जैसे कि रोडिनिया और बाद में पनोटिया ने अर्थ की क्लाइमेट और लाइफ की डिस्ट्रीब्यूशन को शेप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। सेक्शन 5, द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन लाइफ एक्सप्लोड्स। द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, जो लाइफ की रैपिड डिवर्सिफिकेशन के टाइम था, वो फेनेरोजोइक इयॉन की शुरुआत को मार्क करता है जिसमें हम आज जी रहे हैं। ये रिमार्केबल इवेंट, जो अराउंड 541 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था, मेन ओशंस में न्यू लाइफ फॉर्म्स का एक एक्सप्लोजन देखने को मिला। आईएसएस टाइम के दौरान न्यू स्पीशीज का एक वास्ट अरे इवॉल्व हुआ, जिनमें से बहुत से हार्ड शेल्स, स्केलेटन्स और दूसरी नॉवल फीचर्स के साथ थे। डिवर्सिटी का ये सडन बर्स्ट फॉसिल रिकॉर्ड में साफ दिखता है, जिसमें बहुत सारे न्यू और स्ट्रेंज क्रीचर्स एक रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अपीयर होते हैं। द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन अर्थ पर लाइफ के हिस्ट्री में एक पिवटल मोमेंट था। इसने मोस्ट ऑफ द मेजर एनिमल फाइला का इमर्जेंस मार्क किया, जो हम आज देखते हैं, आर्थ्रोपॉड से लेकर मोलस्क्स और चोटेटिस तक, जिसमें हम बिलोंग करते हैं। लाइफ की इस रैपिड डाइवर्सिफिकेशन के पीछे का फैक्टर्स का हाथ माना जाता है, जिसमें इंक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल्स, न्यू बॉडी प्लान्स का एवोल्यूशन और शायद अर्थ की एनवायरनमेंट में चेंजेस भी शामिल हैं। द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन अर्थ के हिस्ट्री के सबसे फैसिनेटिंग और एनिग्मेटिक इवेंट्स में से एक है। सेक्शन 6, पैलियोजोइक एरा फ्रॉम ओशंस टू लैंड। द पैलियोजोइक एरा, जो 541 से लेकर 252 मिलियन ईयर्स अगो तक था, मेन प्लांट्स और एनिमल्स ने लैंड को कॉलोनाइज किया। आईएसएस एरा, जिसको 6 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, में फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स और पहले फॉरेस्ट्स का रिस्क देखने को मिला। पैलियोजोइक के दौरान ओशंस में लाइफ फ्लरिश करती रही। फिश ने डिवर्स फॉर्म्स में इवॉल्व किया, आर्मर्ड प्लाकोडर्म्स से लेकर अगिल शार्क्स और रेस तक। इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि ट्राइलोबाइट्स और ब्रचियोपॉड्स भी अबंडेंट थे। लैंड का कॉलोनाइजेशन लाइफ की हिस्ट्री में एक मेजर माइलस्टोन था। प्लांट्स, जो एक्वाटिक एल्गे से इवॉल्व हुए थे, ने लैंड पर सर्वाइव करने के लिए एडेप्टेशंस डेवलप किए, जैसे कि रूट्स, वैस्कुलर सिस्टम्स और वैक्सी क्यूटिकल्स, जिससे पानी का लॉस न हो। एनिमल्स ने भी जल्दी ही फॉलो किया, और एम्फिबियंस, जो पहले वर्टिब्रेट्स थे जिन्होंने लैंड पर वेंचर किया, लोब फिन्ड फिशेस से इवॉल्व हुई। लेट पैलियोजोइक में रेप्टाइल्स का राइज देखने को मिला, जो एनिमल्स लैंड पर लाइफ के लिए ज्यादा बेटर अडेप्ट थे अपने एमनियोटिक एग्स की वजह से, जिसे वो पानी के बाहर रिप्रोड्यूस कर सकते थे। द पैलियोजोइक एरा का अंत अर्थ के हिस्ट्री के सबसे बड़े मैस एक्सटिंक्शन इवेंट के साथ हुआ, द पर्मियन ट्रियासिक एक्सटिंक्शन इवेंट, जिसमें 90% से ज्यादा मरीन स्पीसीज और 70% टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। Section 7, Mesozoic era, the reign of reptiles. The Mesozoic era, जो 252 से लेकर 66 मिलियन ईयर्स अगो तक था, को अक्सर एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। आईएसएस एरा, जिसको ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, में डिनोसॉर्स का रिसे और फॉल, बर्ड्स का एवोल्यूशन और पहले फ्लावरिंग प्लांट्स का अपीयरेंस देखने को मिला। डिनोसॉर्स, जो रेप्टिलियन एंसेस्टर्स से इवॉल्व हुए थे, ने डाइवर्स फॉर्म्स में डाइवर्सिफाई किया, मैसिव हर्बिवोर्स जैसे कि ब्राकियोसॉरस से लेकर फियरसम प्रेडेटर्स जैसे कि टिरानोसॉरस रेक्स तक। उन्होंने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स पर ओवर 150 मिलियन ईयर्स टेक डोमिनेट किया। मेसोजोइक के स्कीज पर प्टेरोसॉर्स का राज था, जो फ्लाइंग रेप्टाइल्स थे जिन्होंने डिनोसॉर्स के साथ साथ इवॉल्व किया था। बर्ड्स, जो थेरोपॉड डिनोसॉर से इवॉल्व हुए थे, ने भी ईएसएस एरा में स्कीज को अपना घर बना लिया था, जिसमें आर्केओप्टेरिक्स डिनोसॉर्स और मॉडर्न बर्ड्स के बीच एक की ट्रांजिशनल फॉसिल रिप्रेजेंट करता है। द मेसोजोइक एरा में सुपर कॉन्टिनेंट पैंगेया का ब्रेकअप हुआ, जिसे आज हम जिन कॉन्टिनेंट्स को जानते हैं वो बने। लैंड मैसेस के आईएसएस सेपरेशन से पॉपुलेशंस का आइसोलेशन हुआ और न्यू स्पीशीज का एवोल्यूशन हुआ। द मेसोजोइक एरा का अंत एक और मैस एक्सटिंक्शन इवेंट के साथ हुआ, द क्रिटेशियस पैलियोजन एक्सटिंक्शन इवेंट, जिसमें डायनासोर्स के साथ साथ प्लांट्स और एनिमल्स के इकाई और ग्रुप्स भी एक्सटिंक्ट हो गए। सेक्शन 8, सिनोजोइक एरा, द एज ऑफ मैमल्स। द सिनोजोइक एरा, जो 66 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर आज तक चल रहा है, को एज ऑफ मैमल्स के नाम से जाना जाता है। डिनोसॉर्स के एक्सटिंक्शन के बाद मैमल्स,
जो डिनोसॉर्स के साथ एग्जिस्ट करते थे लेकिन रिलेटिवली स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट, दे डाइवर्सिफाई ह्यू और इकोलॉजिकल निचेस को फिल करने लगे जो खाली हो गए थे। द सेनोजोइक एरा को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, द पेलियोजीने, नियोजीन एंड क्वाटरनरी। आईएसएस टाइम के ई दौरान मैमल्स ने डाइवर्स फॉर्म्स में इवॉल्व किया, वेल्स और डॉल्फिन से लेकर ओशंस में, बट से लेकर स्कीज में और प्राइमेट्स से लेकर ट्रीज में। सेनोजोइक के दौरान ग्रासेस के एवोल्यूशन से ग्रासलैंड्स का एक्सपेंशन हुआ, जिससे ग्रेजिंग मैमल्स जैसे कि हॉर्सेस, डियर एंड एंटीलोप के एवोल्यूशन को बढ़ावा मिला। लेट सिनोजोइक की कूलिंग क्लाइमेट की वजह से आइस कैप्स का फॉर्मेशन हुआ और आइस एजेस का आगमन हुआ। द क्वाटरनरी पीरियड, जो 2.6 मिलियन ईयर्स अगो शुरू हुआ था और आज भी जारी है, में हमारी अपनी स्पीशीज होमो सेपियंस का एवोल्यूशन और ग्लोबल डिस्पर्सल देखने को मिला है। ह्यूमंस अपनी लैंग्वेज, टूल यूज और कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स की क्षमता के साथ द प्लैनेट पर एक प्रोफाउंड इंपैक्ट पाड़ा है। सेक्शन 9, द एंथ्रोपोसीन, द एज ऑफ ह्यूमंस। अर्थ पर ह्यूमंस का इंपैक्ट इतना सिग्निफिकेंट रहा है कि कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि हम एक नए जियोलॉजिकल इपॉक, द एंथ्रोपोसीन, में प्रवेश कर चुके हैं। ये प्रपोज्ड इपॉक, जो प्लैनेट के सिस्टम्स में ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंजेस से मार्क्ड है, हाईलाइट करता है कि हमारी स्पीसीज का अर्थ पर कितना प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग, डिफॉरेस्टेशन और इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर की वजह से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ गया है, जिससे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम राइजिंग सी लेवल्स, ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस हीट वेव्स और वेदर पैटर्न्स में चेंजेस दिख रहे हैं। द एंथ्रोपोसीन ह्यूमैनिटी के लिए अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस का टाइम है। हम अपने एक्शंस की कॉन्सिक्वेंसेस का सामना कर रहे हैं, जैसे कि हम क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पोल्यूशन के इफेक्ट से ग्रैपल कर रहे हैं। लेकिन ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी का टाइम भी है। हमारे पास नॉलेज और एबिलिटी दोनों ही हैं इन चैलेंजेस को एड्रेस करने की और एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट करने की। सेक्शन 10, अर्थ्स फ्यूचर, अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि हम अर्थ के एपिक जर्नी पर रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके फेरी बर्थ से लेकर लाइफ की इमर्जेंस और ह्यूमैनिटी के राइज तक, ह्यूमन सारे लिविंग थिंग्स की इंटरकनेक्टेडनेस और ह्यूमन प्लैनेट की डेलिकेट बैलेंस को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस याद आती है। अर्थ का फ्यूचर ह्यूमन हाथों में है। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे चॉइसेस लें जिससे आने वाली जनरेशंस के लिए एक हेल्थी और हैबिटेबल प्लैनेट इंश्योर हो सके। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके, अपनी एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को रिड्यूस करके और ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं जहां ह्यूमैनिटी और नेचर दोनों ही थ्राइव कर सकें। अर्थ की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। आइए हम इस रिमार्केबल प्लैनेट के रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्ड्स बनने की कोशिश करें और ये इंश्योर करें कि इसका एपिक जर्नी आने वाले बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जारी रहे।